चले आगे बढ़े फिर। तो फिर से खिदमत है केस 3। हम दो केस के लिए देख चुके, दैट इज द एक्सटीरियर पॉइंट और पॉइंट ऑन द सरफेस। नाउ एट द इंटीरियर पॉइंट मींस एट ए पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब कोई पॉइंट P मेरा क्या होगा, अंदर, अभी इसके अंदर होगा। तो जो पॉइंट P होगा, तो अभी आप ना पहले मैं गॉसियन सरफेस ही खींच लूं तो वही ठीक रहेगा इस तरीके से। और ये मैं ले लूं पॉइंट P, यहां पे मैंने ले लिया पॉइंट P। पॉइंट P से होता हुआ ये ग्रीन वाला दिख रहा है वो गॉसियन सरफेस पॉइंट P से होता हुआ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है, यदि ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है स्फेरिकल, तो इस पॉइंट P का इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो वही होगा जो गॉसियन सरफेस का रेडियस दैट इज r। और इस बार गॉसियन सरफेस इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, तो जो स्मॉल r है वो स्मॉलर होगा देन कैपिटल R। आप ऐसे भी इस कंडीशंस को बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी स्टार्ट करने से पहले ही देख लें कि यदि स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज आपने Q डाला था, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज फॉल करेगा वो मैं मान लेता हूं कि Q डैश है। लेट्स से इट्स Q डैश। तो अभी तो कोई मुश्किल नहीं है ये बात समझने में कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज तो नहीं है, कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। यानी मैग्नीट्यूड वाइज जो Q डैश है वो छोटा होगा Q से। ठीक, अब मैं गॉसियस लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां Q इनक्लोज्ड क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना फॉल हो रहा है जिसको आपने क्या माना है, Q डैश माना है। तो आप क्या करेंगे यहां पे Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट तो आपको सॉल्व करना है, उससे पहले आपको राइट पार्ट सॉल्व करना है। इस बार राइट पार्ट में आपको ये निकालना होगा कि Q डैश का वैल्यू क्या है। यानी कि अभी जो देखना है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ Q डैश, कैलकुलेशन ऑफ Q डैश। ठीक है, अच्छा चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ना मैं आपको एक चीज ये बता दूं यहाँ पे कि यदि चार्ज यूनिफॉर्मली, देखो गॉसेस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, हमेशा ट्रू है वेदर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट। चार्ज भले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ना हो, गॉसेस लॉ तो हमेशा ही वैलिड है। बट यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल काम है। फिर को वापस आपको जाना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ पे। तो आपके लिए गॉसेस लॉ तभी फ्रूटफुल है जब आपका चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दूसरी बात एक चीज और भी बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि जरूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही हो तभी गॉसेस लॉ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वैरी कर रहा हो तब भी गॉसेस लॉ लगेगा, लेकिन गॉसेस लॉ लगने का कायदा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करना चाहिए, डिस्टेंस के साथ वैरी करना चाहिए। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा हो गॉसेस लॉ एप्लीकेबल तो हमेशा है, मतलब गॉसेस लॉ आपके काम आएगा। और यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ही गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको कूलम्ब्स लॉ से जाना पड़ेगा, फिर इतना आसान नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो फिलहाल Q डैश, तो फिलहाल आपने चार्ज कहाँ रखा है, वॉल्यूम के ऊपर रखा है, और ये क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने भी जितने भी केसेस देखे हैं सब में चार्ज आइदर सरफेस के ऊपर हो आइदर वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका फायदा क्या हुआ आपको, उसका फायदा आपको ये समझने में हुआ एंटायर सरफेस जब उसका रेडियस r है तो एंटायर वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r3, ये वॉल्यूम स्फीयर का। यदि इतना वॉल्यूम पे टोटल चार्ज कितना था Q, तो यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा 4/3 पाई r3, यानी कि ये कितना होगा 3Q/4 पाई r3। अब यार आराम से कह सकते हो कि यूनिट वॉल्यूम पे इतना, क्योंकि वॉल्यूम पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मैं निकाल क्या रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो, ये रो ही तो है। और यानी कि Q डैश यानी कि 4/3
गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम बताएं। गॉसियन सरफेस का जो ये जो गॉसियन स्फीयर लिया आपने उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और इस पे चार्ज कितना आएगा, यूनिट वॉल्यूम पे इतना चार्ज, जितना वॉल्यूम पे कितना चार्ज, 3q/4 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, फटाफट काटकुट मचा लो फिर। देख 3344 पाई से पाई भी विदा हुआ तो क्या बचा अपने को बचा q इंटू आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर, तो इसको कुछ ऐसा लिख दूंगे r/r क्यूब। ठीक है, यानी कि आपने वर्कआउट कर लिया और q डैश का जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो q डैश का जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करा है ये आपको कितना आ गया, वो आ गया q/r/r स्मॉल आर बाई कैपिटल। ठीक, तो आपने क्या निकाली यहाँ पे, बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, यही आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यानी यूनिट वॉल्यूम पे इतना चार्ज, इतना वॉल्यूम पे कितना चार्ज। ठीक है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करिए। अब देखो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आगे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इक्वल डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। एरिया कितना, एरिया किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और q डैश का वैल्यू वहां से देखो क्या क्या है, वहां से q डैश का वैल्यू है q इंटू r क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब। तो हो गया, बधाई, जंग जीत लिया आपने। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जरा यहां से देखो ये r स्क्वायर है r क्यूब, एक r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, ऊपर उधर क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा। तो इस तरफ क्या बचा आपका, ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा r, नीचे बचा r क्यूब। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा आप गौर से देखें, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब के वैरी कर रहा है। नहीं, r वेरिएबल नहीं है। r कैसे वेरिएबल हो सकता है, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या वेरी कर रहा है, ये स्मॉल r वेरी कर रहा है, ये स्मॉल r वेरी कर रहा है। इंटीरियर में आप यहां पे पॉइंट लिए होते तो r छोटा होता, यहां पॉइंट लिए होते तो r बड़ा होता। ठीक है, तो यहां वेरी कौन कर रहा है, स्मॉल r वेरी कर रहा है, कैपिटल R तो रेडियस है, दिस इज गिवन, दिस इज कांस्टेंट, ये वेरी नहीं कर रहा है। यानी वेरी किसके साथ हो रहा है, e का वेरिएशन स्मॉल r के साथ हो रहा है, ना कि इसके साथ हो रहा है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसा लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा देख यहाँ पे ना q, ये q ना, यहाँ q मिस हो रहा है ना, q, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू r। ये पूरा पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट है तो आप e बराबर क्या लिख सकते हो, e बराबर k डैश इंटू r। मैंने k नहीं दिया क्योंकि k का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा अलग हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि e प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r हो गया। मजे की बात है, मजे की बात क्या है, अभी तक आपने जितना भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी है, ये भी आपने जितना भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था। या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के वैरी कर रहा था, या 1/r स्क्वायर के वैरी कर रहा था, 1/r क्यूब के वैरी कर रहा था, इवन 1/r के भी वैरी करता है। ठीक है, लेकिन हर केस में डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटता है। ये पहला केस है जहां डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़ा इसके बारे में सोचें कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क बढ़ने के साथ घटने के बजाय यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आप सोचें इसके ऊपर, थोड़ा दिमाग खराब करें। ठीक है, ना सॉल्व हो तो मुझे बताएं। नाउ पोटेंशियल, अब पोटेंशियल की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल r, और
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नाउ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काम आएगा, पोटेंशियल निकालो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या आया था आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू आर। ठीक, अभी हम पोटेंशियल को डील करेंगे। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिश्ता का इस्तेमाल करेंगे। जो रिश्ता है दोनों के बीच में, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता ये कहलाता है, ठीक, नेगेटिव और डीवी बाई डी आर, यानी कि डीवी बराबर क्या आ गया आपका माइनस ई डी आर। क्या मुझे यहाँ ई का वैल्यू डाल देना चाहिए? इस केस में ई का वैल्यू कितना है, इतना है, तो अब ई का वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। अब बारी किसकी, इंटीग्रेशन की। अब आप इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, डीवी माइनस, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर बड़े आराम से रख सकते हो। तो हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया हमने, तो अंदर क्या रहा आर और डी आर। लेकिन अभी बारी क्या है, लिमिट की। अब लिमिट कैसे लगाएं, ठीक वैसे लिमिट लगाऊंगा जब इंटीरियर पॉइंट के लिए लिमिट लास्ट वाले, जब कंडक्टिंग रे निकाला तब जैसा सोचा था वैसे ही लगाऊंगा। तो अभी जरा देखें कि जब ये आर, जब ये सरफेस पे हो, जब पॉइंट सरफेस पे हो, तब पोटेंशियल का जब वैल्यू, उसको आपके ने क्या कहा था, सरफेस पोटेंशियल कहा था। तो जब आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाए, कौन सा कलर, कौन सा कलर, कौन सा कलर, ग्रीन। जब आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाए तो पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस पोटेंशियल। और जब आर का वैल्यू स्मॉल आर हो जाए तब पोटेंशियल क्या होगा, इसको माना भी, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और भी आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी हटाता हूं पूरा कहानी। जिसको तो सॉल्व करेंगे तो बी इंटीग्रेशन, जिसको सॉल्व करेंगे बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो बी माइनस बी एस इक्वल टू, ये क्या है, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कांस्टेंट जस का तस। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2, और ये है कैपिटल आर से ये रहा आपका स्मॉल आर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे। b माइनस बी एस माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, वैल्यू डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब क्या करें, इस निगेटिव को लेकर अंदर जाओ, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव आंखों में खटक रहा है, इसको सबसे पहले साइड करते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 हो गई, फाइंड खत्म। अब क्या करूंगा मैं कि b माइनस बी एस, इसको जरा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो मैं इधर ही रखने वाला हूं, और आर क्यूब को मैं 1/r क्यूब को मैं अंदर लेके जाने वाला हूं, यानी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं जस का तस रखा, 1/r क्यूब को अंदर लेके गया, तो 1/r क्यूब से जब r स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर स्क्वायर कटा, नीचे क्या बचेगा, एक r बचेगा, और नीचे 2 तो है, अलग अलग कर लिया, -2 है। इस तरफ क्या बचा, r स्क्वायर बाई 2 का पावर r क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, अपने को सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू पता है, केस 2 से सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू यहां पे मैं पुट करने वाला हूं, यहां पे मैं अब सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू पुट करने वाला हूं, तो करिए पुट। तो सरफेस पोटेंशियल आपको आया कितना था, जो सरफेस पोटेंशियल आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ठीक है, अब केस 2 देखिए, आप कंफर्म हो जाए, आप कन्विंस हो जाए। तो मैं भी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो b माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 आर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू। ठीक है, 2 आर क्यू, ठीक है, ये 2 है। तो अभी क्या करूं, इसको राइट साइड में लेके जाता हूं और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन यहां से भी कॉमन निकाल लूंगा, बाद मैंने q बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकाल लूंगा। तो अभी क्या लिख सकता हूं, यदि मैंने ये सब इसको उधर ले भी गया, इसको मैंने एक बार में कॉमन में ले लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को तो जैसा का तैसा लिखूंगा जैसा था ये, आर स्क्वायर माइनस 2 आर क्यू। अब ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और आपने ये इतना कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा सिर्फ 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। इसको आप सॉल्व कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो 2 बाई 2 आर, तो 2 आर आपका एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या 1 और नीचे 2, 3 बाई 2 आर। तो आप क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 बाई 2 आर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर ये रहा। ठीक है, तो आपके पास जो भी r का वैल्यू आपने कहां लिया है इंटीरियर पॉइंट, उस इंटीरियर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है वो r का वैल्यू पुट करते रहे, आपको पोटेंशियल क्या होगा मिलता रहेगा। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अंदर क्या है अलग अलग है, अलग अलग है। कंडक्टिंग केस में क्या देखा था आपने, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था इक्वल था, इक्वी पोटेंशियल था वो पूरा रीजन। लेकिन इस बार आप देखें r के साथ पोटेंशियल वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इस बार पोटेंशियल का केस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी ना एक स्पेशल चीज आप यहां से देख सकते हैं, क्या हो रहा होगा एट द सेंटर। एट द सेंटर का मतलब क्या है, r इक्वल टू 0, मतलब सेंटर पे ही आप बात कर रहे हो, तो r जैसे आपने 0 किया कि ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा करूं क्या, ये तो पूरा टर्म ही 0, 3/2 को मैं एक साथ ना मैंने कुछ इस तरीके से लिखता हूं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। देख लें एक बार, सही लिखा क्या, सही है। अब जरा देखो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r क्या था, सरफेस पोटेंशियल था, ये था आपका सरफेस पोटेंशियल, और ये क्या है आपका पोटेंशियल एट सेंटर। ये समझने के लिए सी लगा दूं सेंटर के लिए। अब मैं लिखूं सेंटर पे पोटेंशियल कितना 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस, यानी यहां से आप क्या समझते हैं कि आप यहां से ये समझ में आता है कि पोटेंशियल एट सेंटर इज 3/2 की जगह क्या 1.5, तो पोटेंशियल एट सेंटर इज 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। यानी सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल से सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको याद रखना चाहिए कि सेंटर में जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, ये रहा जनरल, हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो निकाल लिया आपने, हो गया केस 3 तो सॉल्व कर लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया और आपने पोटेंशियल भी निकाल लिया। ठीक है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि पिछले वाले केस इस केस में क्या फर्क है। आपने पिछले वाले केस में क्या देखा, पिछले वाले केस में जो यदि एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होता जिसके अंदर हर एक पॉइंट पे क्या होता, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता, लेकिन ये इक्वल था यानी कि इक्वी पोटेंशियल था थ्रू आउट द कंडक्टर, ये क्या था आपका इक्वी पोटेंशियल था। लेकिन ये यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल नहीं है। आप देखो जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे, जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे तो ये टर्म आपका क्या होगा बढ़ेगा, और ये माइनस के साथ है, मतलब पोटेंशियल क्या होगा घटेगा। जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा घट रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटर से लेके आप सरफेस तक आ जाओ कंडक्टिंग के केस में, तो पोटेंशियल आप क्या था इक्वल था। इसलिए एक कंडक्टिंग स्फीयर इक्वी पोटेंशियल होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम, माने इसके एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का जो रीजन है, जो वॉल्यूम का रीजन है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता। इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, ऐसे
हम मैथमेटिक्स, ये बात हम मैथमेटिक्स आपको बता रहे हैं, तो थोड़ी सी बात में चर्चा करें फिजिक्स से भी हैं, पढ़ तो रहे हैं फिजिक्स से, बात तो फिजिक्स की होनी चाहिए। तो देखो क्या होगा, कोई सा भी कंडक्टर, स्फेरिकल ही क्यों, कोई सा भी कंडक्टर हो, होने में कोई सा भी कंडक्टर हो, तो मान लो कि अभी ना आपका ये भ्रम तोड़ने के लिए, क्योंकि आप हर चीज को अभी स्फेरिकल से ही लिंक कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कोई सा भी कंडक्टर थ्रू आउट इक्विपोटेंशियल होता है, चाहे वो चार्ज कंडक्टर हो या किसी न्यूट्रल कंडक्टर किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया हो। हालांकि इसमें हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल आपके दिमाग से इसका कौन ये अभी थोड़ा निकल जाए, इसलिए मैं कुछ ऐसा ले लिया, ऐसा कोई आपका है, ठीक है। तो चूंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज कहां रिसाइड करेगा, सिर्फ आउटर सरफेस पे, अंदर तो जा नहीं सकता, अब ये चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, ठीक है। और इसमें मैं कहता हूं 5 वोल्ट पोटेंशियल है, यानी कि इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है। अच्छा, पोटेंशियल का सेंस क्या है, पोटेंशियल का सेंस है यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के आप किसी भी पॉइंट पे लेके आते हो तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 5 जूल के बराबर करना पड़ेगा। 5 वोल्ट का यही मतलब 5 जूल के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि आप वर्क डन कितना कर रहे हो, 5 जूल पर कूलम, और इसी को आप क्या कहते हो, 5 वोल्ट। अब जरा इस पॉइंट को उठा के आप अंदर लेके जाओ, अब इसी चार्ज को उठा के आप इसके अंदर लेके जाओ। अब जैसे इसके अंदर लेके जाओगे, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स F=Q क्या है, 0 है, तो अंदर तो कोई फोर्स ही नहीं है, वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 0 तो वर्क डन 0। यानी कि यदि यहां पे लाने में आपने 5 वोल्ट का वर्क करा है और चार्ज को उठा के आप यहां भी लेके अंदर चले जाओगे तो वर्क डन आपको 0 करना पड़ेगा, वापस से पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, 5 वोल्ट मिलने वाला है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग है केस में ऐसा नहीं है, यदि मान लो ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं हो गया नॉन कंडक्टिंग सरफेस के अंदर, आपने हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अभी मान लो कि सॉरी, अभी मान लो कि आपने यहां लाने में वापस काम किया है 5 जूल का, अब इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक अंदर जाओगे तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर फोर्स भी होगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका वर्क डन क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे जैसे आप अंदर लेके जाओगे आपको इस फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, में और काम करना पड़ेगा, तो मे बी यहाँ 5 जूल तो यहाँ पे कितना 8 जूल, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट तो यहाँ पे कितना 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये रीजन है, ये है कि इसके अंदर चार्ज होता है, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे जाने को आपको अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक, ओके डन।